हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ है टू हाउ। हम लोग अभी साम्यवाद और समाजवाद पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज कल के क्लास में हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या था, कार्ल मार्क्स जो इतिहास को कितने भागों में बांटा था, कार्ल मार्क्स कौन कौन से बुक लिखे थे। जैसे एक दास कैपिटल था, दास कैपिटल हो गया। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात किया था, साम्यवादी घोषणा पत्र। ये सभी कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। देखते हैं हम लोग को क्या है पढ़ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह बता रहा है कि यूटोपियन जो समाजवादी है, जो भी यूटोपियन समाजवादी थे, यूटोपियन समाजवादी किसे कहते हैं? जो स्वप्नदर्शी होते हैं, वे समाजवादी, उनका जो विचार क्या था। तो उनका विचार क्या था उसको हम देखेंगे। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक समाजवाद को दो वर्गों में बांटा गया है, टू क्लास में बांटा गया है। एक है कि मार्क्स से पहले समाजवाद। तो जो हम कल पढ़े थे कि मार्क्स से पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स के बाद के जो समाजवाद है उसको हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद है, वह जो है कौन समाजवाद कहलाता है? तो आप कहेंगे सर जी, वैज्ञानिक समाजवाद। और अधिकतम जो यूटोपियन विचारक थे वो फ्रांसीसी थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिकतम जो यूटोपियन विचारक थे वे फ्रांसीसी थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी, फ्रांस के थे। तो हम लोगों ने यूटोपियन समाजवादियों को के बारे में पढ़ा। अब है कि जो यूटोपियन समाजवादी थे, उनमें से कुछ का नाम एग्जाम में पूछ देता है कि उनके बारे में आप बताइए। हम कल के क्लास में आपको थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बता दिए कि जैसे सेंट साइमन जो था वो समाजवादी विचारधारा को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया। और इनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस तरह संगठित करना चाहिए कि ताकि लोग एक दूसरे का शोषण न कर सके, हमेशा मानवता के हित की बात करें। पूंजीपति वर्ग जो है मजदूर वर्ग का शोषण न करे। फिर चार्ल्स फैरियर थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव, कस्बा, नगर में रहता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। ऐसा नहीं को बैठ कर वह टाइम बिताए। तो चार्ल्स फैरियर का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव, कस्बा, अगर नगर में रहता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। तीसरा है कि लुई ब्लान, इनका कथन था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। बिल्कुल। और लुई ब्लाक को के स्टेटमेंट को, उनका जो विचार था, आज उनका कथन आज भी सही है। क्यों सही है? कि आज अभी देखिए कि अपने ही देश की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स में रिफॉर्म करने की बहुत जरूरी है। आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। अगर राजनीतिक सुधार हो जाएगा तो आर्थिक सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से प्रमुख विचारक जो थे, जैसे सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फॉरियर हो गया, लुई ब्लां हो गया, तो इन लोगों ने क्या क्या कहा था, यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। सीधे पूछ देगा कि जो यूरोपियन समाजवादी थे उनके कुछ उनके विचारों को प्रकट करें। तो आपको इस तरह तरीके से लिखना होगा कि जैसे सेंट साइमन, उन्होंने क्या बताया था, चार्ल्स फॉरियर, उन्होंने क्या बताया था, लुई ब्लां था, उन्होंने क्या बताया था। तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब है कि मार्क्सवाद के आदर्श को लिखे। मार्क्सवाद था, उनका आदर्श क्या था? तो मार्क्सवाद का जो मुख्य उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वर्ग विहीन की मतलब क्या होता है? कि वर्ग में मतलब कि कोई भी समाज में ऊंचा नीचा ना हो, कोई जाति पाति नहीं हो, कोई धनी गरीब नहीं हो, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं हो, सब बराबर हो समाज में सब। साम्यवाद का अर्थ क्या होता है? साम्यवाद का अर्थ ही होता है सभी, सब बराबर,
सभी बराबर, तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो अल्पसंख्यक उसके साथ हम लोग शोषण करना शुरू कर दें। तो समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी संप्रदाय के प्रति हम लोग का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, हमारा लगाव होना चाहिए। हमको किसी से कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह मार्क्सवाद का क्या है? आदर्श है। अगर मार्क्सवाद के आदर्श को अगर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक वह वर्गविहीन समाज की स्थापना करता है, समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाता है, तथा समाज में सभी संप्रदाय के जो लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब है कि वामपंथी और दक्षिणापंथी में क्या अंतर है? यह क्वेश्चन कभी-कभी पूछ देता है कि वामपंथी क्या है और दक्षिणापंथ क्या है? तो देखो, यह एक ऐसी वामपंथी जो होती है, एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार के द्वारा एक नीति बनाया जाता है, जिसमें जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, दबा-कुचला लोगों को सहायता किया जाता है। वामपंथी का जो मेन विचारधारा होता है, वामपंथी विचारधारा किसको कहते हैं? जो समाज में गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, दबा-कुचला लोग है, उसको क्या किया जाता है? उसको सहायता किया जाता है, उसको हेल्प किया जाता है। उसी को हम वामपंथी कहते हैं। आप चुनाव होता है, तो उसमें आप सुने होइएगा कि वामपंथी विचारधारा की बात होती है, लेकिन आप वामपंथी के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो आज यह समझ लीजिए कि उनका जो आइडिया है, उनका आइडियल है, उनका विचारधारा है, वह इस विचारधारा पर काम करती है कि सरकार के द्वारा एक नीति बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा एक पॉलिसी बनाया जाता है कि जिसमें कोई भी गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसके बाद जो है दबा-कुचला लोगों को सहायता किया जाता है, कोई भी समाज में कोई पीछे नहीं रहे, और जो है जिसे वामपंथी कहते हैं। और यह जो है एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यह जो है पूंजीवाद का विरोध करता है। यह जो है पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता है, यह पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीपति लोग को इनका कहना होता है कि उनके पास ना पैसा कैसे आया। तो पूंजीपति का यह क्या करता है, पूंजीवाद का क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि पूंजीवाद लोग हमेशा अपने निजी लाभ के बारे में सोचते हैं। वो समाज के लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए वह जो है, जो वामपंथी जो लोग होते हैं, वामपंथी जो है वो पूंजीवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। पूंजीवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है वामपंथी को समझ गए। अब है दक्षिणापंथ क्या है? तो यह एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें ओपन कंपटीशन होता है और यह पूंजीवाद का समर्थक होता है। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि जो दक्षिणापंथ होता है, एक ये ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं, उसका मतलब क्या है? वो पूंजीवाद का समर्थक होता है। सिंपल लॉजिक है कि जब किसी और इकोनॉमी में हस्तक्षेप ना करे, इसका मतलब है कि वह पूंजीवाद का क्या है? समर्थक। तो यह एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें ओपन कंपटीशन होता है। ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता होती है, और यह पूंजीवाद का क्या होता है? समर्थक होता है। तो दक्षिणापंथ के बारे में हम लोग समझ गए कि दक्षिणापंथ क्या है। तो दक्षिणापंथ है कि ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसमें खुली ओपन जो है कंपटीशन होता है, और यह पूंजीवाद का क्या होता है? समर्थक होता है। तो इस तरीके से वामपंथी और दक्षिणापंथ को हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने साम्यवादी और समाजवाद, समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस था, समाजवाद किसे कहते हैं, साम्यवाद क्या आता है, दोनों में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है, और साथ साथ हमने ये भी देखा
यूटोपियन समाजवाद क्या है, उस समय के जो समाजवाद थे उनका विचारधारा क्या था। वामपंथी को कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पढ़े। कार्ल मार्क्स जो इतिहास को 6 बराबर भागों में बांटा था, उसके बारे में पढ़े। पूंजीवाद के बारे में पढ़े, उपनिवेशवाद के बारे में पढ़े। अब एक इसमें से इसी में एक नया चैप्टर टॉपिक, एक नया टॉपिक शुरू होता है, वो है रूस में क्रांति। आखिरकार रूस में क्रांति क्यों हुई, क्या कारण था कि रूस में क्रांति हुई। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। जब रूस की क्रांति को आप पढ़िएगा तो रूस की क्रांति में हम देखते हैं कि उसका 3 कारण था। एक राजनीतिक कारण था, एक सामाजिक कारण था और एक बौद्धिक कारण था। क्या क्या कारण था कि एक जो है राजनीतिक कारण था, एक सामाजिक कारण था और एक बौद्धिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था और बौद्धिक कारण क्या था, एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। राजनीतिक कारण में है क्या कि सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि राजनीतिक कारण में क्या है, सामाजिक कारण में क्या है और बौद्धिक कारण में क्या है। फिर इसको एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आज जो है रूस में क्रांति पढ़कर हम इसको क्या करेंगे, वहीं पर आज के क्लास को बंद करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि रूस में क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। जब रूस में क्रांति हुआ तो उसका प्रभाव क्या हुआ, फिर बोल्शेविक क्रांति क्या है, फिर ट्राटस्की के बारे में पढ़ेंगे, लेनिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यू आर्थिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि नई आर्थिक पॉलिसी क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण क्या है। तो राजनीतिक कारण में पहला कारण है जार का निरंकुश शासन। जार किसको कहते हैं, जरा माइक ऑन करके मुझे बताइए तो कि जार किसको कहते हैं। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि रूस में जार किसे कहा जाता था। माइक ऑन करके बताइए मुझे। राजा को। राजा के, वहां के जो रशिया में जो राजा होता था उसको क्या कहते थे, जार कहा जाता था। सेकेंड है रूसीकरण की नीति। जो रूसीकरण की जो पॉलिसी थी ये भी रूस में क्रांति का कारण है। तीसरा है राजनीतिक दलों का उदय। विभिन्न राजनीतिक दल जो आ गए थे और राजनीतिक दल का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, ये भी एक कारण है। फिर है रासपुटिन का प्रभाव। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। फिर है उसके बाद जो है अगर राजनीतिक कारण में ही देखेंगे तो नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। तो यह जो क्या है, 1 से लेकर जो है आप देख रहे हैं 6 तक, इसमें नंबरिंग थोड़ा इधर-उधर हो गया, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप। 1 से लेकर 6 तक के जो कारण है, आप इसे राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि रूस में क्रांति के कारणों का वर्णन करें, और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दे देता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये इसके 3 कारण हैं, राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक। फिर राजनीति को गोला करके एक सर्कल बनाकर या एक रेक्टेंगल बनाकर उसको नीचे से लाइन खींचकर इस टोटल को लिखेंगे। फिर इस सोशल कॉज को लिखेंगे और फिर जो है बौद्धिक कारण को लिखेंगे। फिर अगर मन हो तो 2-4 का एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं। और कॉपी चेक कर जब हम लोग करते हैं तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि कैसे, अगर आपका सुंदर लिखावट है तो जहां पर अगर आपको 2 मार्क्स मिलना होता है वहां पर आपको 3 मार्क्स मिल सकता है। तो इस तरीके से जैसे देखिए हम कैसे इसको सजाए हुए हैं, उस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद है किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, गरीबी बेरोजगारी की समस्याएं, यह सामाजिक कारण हो गया। और फिर बौद्धिक कारण है। तो यह सभी रूस में क्रांति के क्या है, कारण है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि रूस में क्रांति जो हुई उसके 3 कारण थे। एक राजनीतिक कारण थे, एक सामाजिक कारण थे और एक बौद्धिक कारण। राजनीतिक कारण में था कि जार का निरंकुश शासन था, रूसीकरण की नीति थी, राजनीतिक दलों का उदय हो रहा था, रासपुतिन का प्रभाव था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। फिर सामाजिक कारण में अगर देखेंगे तो किसानों की दयनीय स्थिति थी, मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, बेकारी एवं बेरोजगारी की समस्याएं थी,
और फिर है बौद्धिक कारण। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अब है कि रूस में मुख्य रूप से दो क्रांति हुई थी। यहां पर इसको समझिए कि रूस में जो मुख्य रूप से जो है दो क्रांति हुई थी। एक था 1905 ईस्वी की क्रांति, जिसे हम लोग खूनी रविवार के बारे में बताएंगे आगे कि खूनी रविवार क्या था। वह रोमनोव राजवंश का अंत हुआ था। और फिर एक था 1917 की ईस्वी की क्रांति, जिसे हम लोग अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, और इसको फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। फरवरी की क्रांति में हुआ था, देखो 1917 ईस्वी क्रांति को दो भागों में बांटेंगे। एक फरवरी की क्रांति जिसमें जारशाही समाप्त हुआ था, और अक्टूबर की क्रांति हुआ था जिसमें लेनिन ने यह क्रांति लाया था। लेनिन कौन था, ट्राटस्की कौन था, स्टालिन कौन था, इन सभी के बारे में हम जो है, लेनिन कौन था, ट्राटस्की कौन था, यह सब इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां जान लीजिए कि 1905 ईस्वी की क्रांति, 1917 ईस्वी की क्रांति। तो 1917 ईस्वी की क्रांति एक फरवरी क्रांति था, एक और एक अक्टूबर की क्रांति था। तो इस तरीके से रूस में मुख्य रूप से दो क्रांति हुई थी। अब यहां पर आ गया, और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। देखो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए, जार सत्ता को मिटाने के लिए इसका मतलब कि वहां के रूस में जो जार का शासक था, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है, हमको हंसी भी आता है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में देखे थे कि पूछा हुआ था कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, और उसमें दिया हुआ था कि पानी के बोतल। तो इस टाइप से ऑप्शन इस ढंग से दिया था कि को हल्का फल्का बच्चा भी अगर पढ़ा रहे तो उस आंसर को क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो 9 जनवरी 1905 को जो रूस के जो शासक थे जार, उसको मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए, देखो क्या हुआ था कि उस समय मजदूरों की स्थिति काफी क्रिटिकल हो गई थी। मजदूरों को रोटी नहीं मिल रहा था, भाई काम मिलेगा तब ना उसको पैसा मिलेगा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा था। तो रोजगार जब नहीं मिलेगा, जब वो बेरोजगार रहेगा तो उसको रोटी कहां से मिलेगा, उसको खाने के लिए और कहां से मिलेगा। तो कहने का सेंस ये है कि रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ज्यों ही राजा को पता हुआ, ज्यों ही जार को पता हुआ कि लगभग 1 लाख मजदूर, देखिए यहां पे यह फिगर में देखिए, यह देखकर आपका रुआं खड़ा हो जाएगा। इतना दर्दनाक यह हादसा था जलियांवाला, जैसे कि जलियांवाला बाग को आप देख सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे भी कई गुना बढ़कर खूनी रविवार था। तो जब जार को पता चला कि मजदूर जो है हम पर हमला करने और हमला करने का, रोटी मांगने का, रोटी दो का नारा लगा, हालांकि मजदूर कोई हाथी, क्या हाथी कहते हैं, मजदूर जो जो है वो हथियार लेके नहीं जा रहे थे, वे सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। ऐसा कोई मजदूर नहीं था कि जो विपौंस के साथ गया हुआ था। लेकिन जार तो देखो, जार क्या था कि जार राजा था, और उसके इर्द गिर्द को मान लो अगर ये सेंटर में है कोई राजा, और सेंटर में उसके इर्द गिर्द जितना भी अगर देखे तो जितने भी ऑफिसर थे वह सभी क्या थे, चोर चुहार सब था। कहने का अर्थ, चोर चुहार का अर्थ क्या होता है कि मतलब कि अनपढ़ गवार सब था, उन लोगों के पास दिमाग नहीं था। और जो है जार जो है, जो राजा जो था, इस सभी के बात पर जो है आंख मूंद का विश्वास करता था। तो उन्होंने बिना सोचे समझे मजदूरों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना
जब घटा तो वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है और इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। रेड संडे भी अगर पूछे आपसे तो घबराइएगा नहीं। रेड संडे, ब्लडी संडे, यह सब पूछ सकता है और यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, खूनी रविवार को समझे आप? माइक ऑन करके बताइए मुझे। यस सर। चलिए, अब जो अभी हम लोग देखे हैं कि जो रूस में जो क्रांति था, रूस के क्रांति के राजनीतिक कारण को जो पहले हम देखे थे, तो चलिए हम एक एक करके जो है इसको हम लोग जो है एक एक करके जो है इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार जार का निरंकुश क्या था, शासन क्या था। रूस की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है जार का निरंकुश था। शासक तो था वो निरंकुश हो गया था, जिसमें रोमनोव राजवंश को का जार अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। वह सोशल वेलफेयर का काम नहीं करता था। उसका उसका जो अपना डिजायर होता था उसके अकॉर्डिंग वर्क करता था। यह एक अयोग्य शासक था, यह योग्य नहीं था, जिसे जनता की सुख दुख का कोई चिंता नहीं थी। वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। मतलब वो समझता था कि अगर हम राजा यहाँ के हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में वहां हमें धरती पर भेजा है और हम जो है यहाँ पे गॉड बनकर आए हैं। जार यह अपने आप को मानता था। वह एक अयोग्य था, शासक पूरा निरंकुश हो गया था। तो इस तरीके से यह जब होने लगा तो लोगों में जो कमजोर वर्ग के जो लोग थे, उनको यह ठीक से बच नहीं रहा था, जिसका कारण था कि वह रूस में क्या हुई, क्रांति हुई। सेकेंड है कि रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती थी, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, स्लाव इत्यादि। ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। इनका रस्म रिवाज, इसका जो मतलब कि जो इसका जो कल्चरल साल था, इसका लैंग्वेज था, सब डिफरेंट डिफरेंट था। वहां के रस्म रिवाज भी अलग अलग था। इन सभी जातियों पर शासक ने अत्याचार किया और जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी रूसीकरण की नीति से काफी परेशान था। जो जार निकोलस द्वितीय था, वह रूसीकरण मतलब की पॉलिसी ऑफ रशियन लागू किया और कहा कि एक जार, एक भाषा, एक रूस और एक धार्मिक नीति को अपनाओ। जो जार निकोलस द्वितीय द्वारा जो रूसीकरण की नीति था, मेन यही था कि एक जार मतलब एक शासक, एक भाषा, एक रूस, एक धार्मिक नेता, सॉरी एक धार्मिक नीति, नीति पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी की बात करता है, को अपनाओ। जिसका जो है विरोध जो है जगह जगह जनता ने किया। तो ये भी एक मेन कारण था रूस में क्रांति होने का। तीसरा है राजनीतिक दलों का उदय हो रहा था। 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन बाद में 1903 में कुछ दिनों के बाद यह पार्टी टूट गई थी और दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें पहला था मेंसिविकों की पार्टी। मेंसिविको यहां पर जो है एक था मोन्सेविक और दूसरा था बोल्शेविक। कहने का क्या है कि जो मेंसोविक था वह अमीरों की पार्टी था, यह रिच लोगों का पार्टी था और यह पुअर लोग का पार्टी था। धनी और गरीबों की पार्टी में बट गया। जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है यह दो भागों में बट गया। एक जिसे अमीरों की पार्टी कहा जाता था मुंसेविक, और दूसरा जो बोल्शेविक था वह गरीबों की पार्टी बन गया था।
तो इस तरीके से राजनीतिक दलों का जब उदय होने लगा, ये भी रूस में क्रांति का क्या था? कारण था। अब है कि नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव और रूस में प्रतिष्ठा की में कमी, जिसका जो 1905 ईस्वी में क्रांति का असर हुआ था, जो खूनी रविवार आप देखिए कि कैसे जो है जनता को जो है निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। बेचारे लोग रोटी मांगने जा रहा था कि तुम मुझे रोटी दो, और वह तुम्हें गोली दिया। जनता मजदूर जो है रोटी मांगने रोड पर उतरा था, और उसको बदले में क्या मिला? रोटी के बदले में क्या मिला? गोली मिला कि गोली खाओ, बम खाओ। तो यह भी एक क्या था? कारण था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। जो उस समय भाई 1914 से जो 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला, और इसमें रूस जो है मित्र राष्ट्र की, आपको पता है कि मित्र राष्ट्र की और ध्रुवी राष्ट्र कौन सब था? त्रिकूट संधि जिसको बोलते हैं। तो मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि तमाम जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाएगा। देखो, वहां का जो शासक थे वह सोचा कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा है और उसमें अगर हम शामिल हो जाएंगे, तो आंतरिक जो असंतोष लोगों में जो फैला हुआ है वह सब भूलकर और बाहरी मामलों में उलझ जाएगा, और रूस जो जो रशियन गवर्नमेंट है उसका वह समर्थन करेगा जनता, वहां के जन लोकल पब्लिक। लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई। उस समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। चूंकि रूसी सेनाओं की कमान जार ने खुद संभाला था, उस समय जो रूसी सेनाओं का जो कमान जो था वह जार ने खुद संभाला था। इनके पास ना तो अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा। कहने का सेंस है, न लोगों को भोजन की सुविधा देने के लिए था इनके पास पर्याप्त सुविधा, और न ही अच्छे अच्छे विपन्स थे। और वर्ल्ड वॉर में जो है लगातार हार होने के कारण इसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। और जो रूस जो है अपने लेवल पर एक तरह से जैसे अमेरिका है, रसिया है, जो हर मामले से ठीक ढंग से उभर रहा था, इसमें क्या हुआ कि इसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा दरबार खाली हो गया। ये भी एक था रूस में क्रांति का कारण। उसके बाद है रासपुटिन का प्रभाव। रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था जो जार के यहां ही रहता था एवं जार का ही तथाकथित गुरु था। माने एक तरह से कह सकते हो कि राजा का गुरु था, लेकिन उसका संबंध रूस की पत्नी जरीना से था। रूस के जो राजा थे उनकी पत्नी जरीना से था, और रासपुटिन ने जरीना को अपने बस में कर ही रखा था, और जार की अनुपस्थिति में जार के खिलाफ भी षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। कहने का सेंस ये था कि रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था और वह राजा के दरबार में रहता था, और राजा की पत्नी के साथ उसका क्या था? रिलेशन हो गया था, संबंध हो गया था। और जब पत्नी जरीना के साथ उसका जो संबंध हो गया था, भाई पत्नी के साथ संबंध उसका हो गया था, रानी जी कहियन से ही ना राजा करियन, यहां तो स्पष्ट बात है। तो एक काम वह क्या किया कि वह जरीना को अपने जाल में फंसाकर और जार की अनुपस्थिति में वह जार के खिलाफ षड्यंत्र करने का उसको मौका मिल गया, और जरीना के सहारे वह रूस के बागडोर को भी संभाल रखा था। किसके सहारे? उसकी पत्नी के सहारे। तो बड़े बड़े दिग्गज जो है ये सब में उलझ जाते हैं। देखिए यहां जैसे फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, तो उसमें भी बुर्गो राजवंश का जो अंत हुआ था उसमें उसकी पत्नी का हाथ था। और इसमें भी देखो रासपुटिन जो उसकी पत्नी, सॉरी कहते हैं, रास के जार के जो पत्नी पत्नी थी जरीना, यहां पर वो भी उसका एक कारण था। उसके बाद है किसानों की दयनीय स्थिति, जो फार्मर्स की जो क्रिटिकल कंडीशन हो गया था। रूस की क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय था, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीकों से खेती करते थे, जिससे फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था। इसके अलावा शासकों के द्वारा
टैक्स वसूली करने से इन लोगों की स्थिति और दयनीय हो गई थी। फसल हो या ना हो, लेकिन टैक्स उसको देना पड़ता था। टैक्स ज्यादा, जैसे कि 1/4, 1/3 इस तरीके से वो टैक्स लिया करता था। टैक्स की मार किसान झेल नहीं पा रहे थे। पैदावार अच्छी नहीं होती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। ओल्ड टेक्नोलॉजी से खेती हुआ करता था। इससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया। कृषि दास्ता मतलब कृषि पर से गुलामी को हटा दिया गया। किसानों से जमीन के बदले मोटी रकम ली गई। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। 1861 में कृषि दास्ता को, कृषि की गुलामी में कृषि पर से जो दास्ता था उसको हटा दिया गया। किसानों से जमीन के बदले मोटी रकम ली, किसानों से जमीन के बदले जो है मोटी रकम ली गई। और ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। उन लोगों ने यही सोचा कि हम क्रांति करेंगे, हम रूस में क्रांति करेंगे और ऐसे शासक को हम गद्दी पर से हटाएंगे। उसके बाद है, जब किसानों की क्रिटिकल कंडीशन थी तो मजदूर भला कैसे ठीक रह सकता। मजदूरों की दयनीय स्थिति, रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि इन मजदूरों से अधिक समय तक कठोर काम करे, मतलब काम के घंटे तय नहीं किए गए थे। उनसे दिन दिन भर, रात रात भर काम कराया जाता था। 12 घंटे 15 घंटे काम कराया जाता था। काम का घंटा फिक्स नहीं था। उसके बदले में और वह एक होता है कि चलिए भाई अगर काम आप ज्यादा करते हैं तो उसको आपको मजदूरी ज्यादा मिलेगा, लेकिन मजदूरी कम देकर कठोर काम कराया जाता था। उत्तम आवास नहीं था, उसको रहने के लिए घर नहीं था। हेल्थ का कोई प्रबंध नहीं था। उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। मजदूर लोग अपनी मांगों का समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और मजदूरों को जो अपनी डिमांड है, अपने राइट्स को भी वो नहीं डिमांड कर सकता था। ऐसी हालत थी रूस में। तो इन मजदूरों के सारे विद्रोह को दबा देता था। जब मजदूर कोई विद्रोह करता था तो वह बंदूक के दम पर, हथियार के दम पर वह क्या करता था, दबा देता था। तो यह भी जो है किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, इस सभी कारण था रूस में क्रांति होने का। उसके बाद जब किसानों की स्थिति दयनीय रहेगी, मजदूरों की स्थिति क्रिटिकल रहेगी, तो क्या रोजगार की स्थिति ठीक रहेगी? यहां तो सीधा संबंध है कि रूस के क्रांति में बेरोजगारी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई थी। लोग बेरोजगार हो गए थे। बेकारी चरम सीमा पर थी। लाखों लाख की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। जीने का कोई साधन नहीं था। अतः लोगों ने लास्ट में अपना एक ही काम किया, उन्होंने क्रांति का सहारा लिया और शासक को, बाद में हम लोग जानेंगे कि शासक को कैसे गद्दी पर से उतारा। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ताकि फिर से इसी तरह का नए नए वीडियो हम आपके बीच रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।